क्या आपको यकीन होगा, अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ मेरे पैर के नीचे 9 लोगों को दफनाया गया है। मेरे सामने जो ये कब्र दिख रही है ये ओरिजिनल कब्र नहीं है, बल्कि ओरिजिनल कब्र इस तहखाने के अंदर है, जिसे आज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से संरक्षित रखा गया है। इस मकबरे के चारों ओर फैली हरियाली के बीच नाना प्रकार की क्रिया करते कुछ प्रेमी युगल देखने को अवश्य मिलेंगे। स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। तो आज के इस ब्लॉग में मैं आया हूँ सफदरजंग का मकबरा देखने, जो कि मुग़ल बादशाह के आखिरी प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और एक्सप्लोर करते हैं सफदरजंग के इस मकबरे को, जिसे बनवाया था नवाब शुजा-उद-दौला ने, जो कि सफदरजंग के पुत्र थे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। ये सफदरजंग के मकबरे का मुख्य प्रवेश द्वार है, जो एक भव्य दरवाजे के साथ में दिखाई मालूम पड़ता है। राइट साइड में टिकट काउंटर है, जहां से 25 रुपये प्रति व्यक्ति का शुल्क देकर टिकट प्राप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों, जब हम इसके मुख्य प्रवेश द्वार से एंट्री करेंगे तो हमें इसके अंदर के कंस्ट्रक्शन को देखने का मौका मिलेगा, जहां पर हम इसकी बारीक जो यहाँ की कलाएं हैं और कारीगरों के काम को देख सकते हैं, जो आज भी अपनी उस याद को ताज़ा करती है। इसी जगह पर एक लाइब्रेरी है, जहां पर आप इस मकबरे के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। और लाइब्रेरी के जस्ट सामने मोती मस्जिद है, जहां जाना फ़िलहाल बंद कर दिया गया है। यहाँ से सफदरजंग के मकबरे का बहुत ही खूबसूरत दृश्य दिखाई पड़ता है। सफदरजंग से मैं आपको एक बात बता दूं कि सफदरजंग कोई नाम नहीं है, सफदरजंग एक उपाधि है, जैसे कि आज के प्रधानमंत्री। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये वाला जो मकबरा है, ये एक बेटे ने अपने पिता की याद में बनवाया था। यहाँ पर बना हुआ है बहुत बड़ा बाग, और इसे बोलते हैं मुग़ल एम्परर के समय का 4 बाग। और ये 4 बाग मकबरे के चारों ओर बनाया गया है, और इन्हीं 4 बाग के बीचों बीच में बना हुआ है सफदरजंग का काफ़ी ऊंचा और बहुत ही खूबसूरत मकबरा, जो हमें तकरीबन आज से 250 वर्ष पुराने इतिहास को उजागर करने का मौका देगा। यहाँ से जब हम इस मकबरे को निहारते हैं तो ये देख पाएंगे कि मकबरे के नीचे वाले हिस्से में कुछ दरवाजे हैं, वो दिखाई देंगे। उस चबूतरे के ऊपर आपको इस मकबरे का जो मुख्य आकर्षण वाला जो भाग है उसको देखने का मौका मिलेगा। सफदरजंग के मकबरे के बाहर यहाँ पर एक कुआं बना हुआ है, और इस कुएं में पानी अभी भी है, जो कि पूरी तरीके से इसको कवर कर दिया गया है चारों तरफ से। लेकिन अंदर बहुत सारे कबूतर हैं। चलिए कहीं और एक्सप्लोर करते हैं। अकबर शासनकाल में आपने नवरत्नों का नाम तो सुना होगा, उन्हीं में शामिल थे अब्दुल रहीम खाने खाना। दोस्तों, जिनका मकबरा इस स्थान से तकरीबन 4 किलोमीटर दूर है, उस मकबरे को आज से 270 साल पहले 20,000 की कीमत में ख़रीदा गया था, और उस मकबरे में लगाए गए सफ़ेद और लाल रंग के पत्थर को निकालकर शुजा-उद-दौला ने अपने पिता के इस मकबरे में लगवाया था। यहाँ सफदरजंग के मकबरे के ऊपर जाने के लिए जो है यहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, जहाँ से हम लोग चलते हैं। हम लोग नहीं, मैं अकेला ही। ये सीढ़ियाँ, और यहाँ से जो नज़ारा दिखता है, गजब दिखता है, गजब। सफदरजंग के मकबरे के ऊपर आने के बाद हम इसके बाहरी हिस्से में किए गए कला को देख सकते हैं, जिसमें हमें काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन देखने को मिलती है। और इसके निचले हिस्से में भी फूल पत्ती और काफ़ी अच्छी डायमंड कट शेप को देखने का मौका मिलेगा। अब बात करते हैं सफदरजंग की। तो सफदरजंग का नाम सुनते ही ज़्यादातर लोगों के दिमाग में सबसे पहले दिल्ली का सरकारी अस्पताल सामने आता है। हालांकि दिल्ली के सबसे पहले हवाई अड्डे का नाम भी सफदरजंग ही था, जिसे 1930 के आसपास में बनाया गया था। फिलहाल अब यह एयरपोर्ट आम नागरिकों की सेवा में नहीं है, लेकिन अभी भी यह एयरपोर्ट बना हुआ है। लेकिन सफदरजंग कौन था जिनके नाम पर राजधानी दिल्ली में इतनी जगहों के नाम हैं?
तो चलिए जानते हैं आज उन्हीं के बारे में। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं सफ़ेद पत्थर के इस ताबूत को देखने के लिए, जो एक वक्त में मुग़ल शासनकाल के समय पूरे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। लेकिन आज जो ये कब्र आप देख रहे हो, ये ओरिजिनल कब्र नहीं है, बल्कि रेप्लिका बनाई गई है लोगों को दिखाने के लिए। इनकी ओरिजिनल कब्र इसी मकबरे के नीचे तहखाने में बंद है और इन्हीं के साथ साथ इनकी बीबी और इनके परिवार के 9 लोगों की कब्र तहखाने में है। अगर हम बात करते हैं इस कब्र के बिल्कुल ऊपरी वाले भाग को, तो आपकी नज़रों को देखते ही मोह लेगा ये वाला हिस्सा। देखेंगे चारों दिशाओं में आपको एक जैसा डिज़ाइन दिखाई देगा। खुली खिड़की वाले मेहराब भी दिखाई देंगे, जो उस समय के आर्ट को आपके सामने पेश कर रहे हैं। और इस आर्ट को बनाने का जो श्रेय है वो इथोपिया के कारीगरों को जाता है, और मुग़ल शासकों के समय की जो एक पहचान है वो आज हम देख सकते हैं। इस मकबरे के तहखाने में रोशनी पहुंचाने के लिए इन रोशनदान का प्रयोग किया गया है, जिनके ज़रिए से आप इनके तहखाने में झांकने का प्रयास कर सकते हैं। और गर्मियों के मौसम में आप इस मकबरे के चारों ओर फैले इन गार्डन्स में ऐसे प्रेमी युगल्स को देखने का मौका प्राप्त कर सकते हैं। अमूमन नाम को लेकर यह भ्रम हो जाता है कि सफदरजंग कोई बादशाह था, क्योंकि देश में अधिकतर मकबरे या राजा के हैं या किसी बादशाह के ही बने हुए हैं। लेकिन सफदरजंग के मकबरे के बारे में यह सोचना गलत है। सफदरजंग ईरान के मूल निवासी थे, जो जन्म के कुछ समय बाद भारत आ गए थे। उनकी मृत्यु सन 1754 में उत्तर प्रदेश के एक बहुचर्चित जिला सुल्तानपुर में हुई थी। सफदरजंग का पूरा नाम अबुल मंसूर मिर्जा मोहम्मद मुकीम अली खान था। मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह ने उन्हें सफदरजंग की उपाधि दी थी। मोहम्मद शाह के शासनकाल में अवध में सूबेदार बने थे। मोहम्मद शाह के बाद 1748 में अहमद शाह बहादुर के शासनकाल में हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री यानी कि वजीरुल हिंदुस्तान भी बनाए गए। माना जाता है कि एक युद्ध के बाद साल 1753 में सफदरजंग को दिल्ली से बाहर निकाल दिया गया था, जिसके कुछ समय बाद सफदरजंग की मृत्यु सुल्तानपुर में हो गई थी। सफदरजंग की मृत्यु के बाद उनके बेटे शुजाउद्दौला ने उस समय के मुग़ल सम्राट से दिल्ली में अपने पिता के लिए एक मकबरा बनाने की अनुमति ली थी, जिसके बाद उन्होंने मुग़ल शैली में सफदरजंग का मकबरा का निर्माण करवाया था। दोस्तों, आपको बता दूं कि नवाब शुजाउद्दौला की मकबरे की वीडियो, जिसे गुलाब बाड़ी कहते हैं, चैनल पे अपलोड है और एंड स्क्रीन पर दे भी दूंगा, आप चाहो तो देख सकते हो। तो अब वक्त हो चला है आपसे अलविदा कहने का, क्योंकि अब मैं आ चुका हूँ एकदम सफदरजंग टॉम्ब के एकदम लास्ट में, और यहाँ से अब इस टॉम्ब का एंड है। तो फिर अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा, और इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। मिलते हैं कहीं और किसी और नए ब्लॉग में, ऐसे ही किसी बढ़िया सी लोकेशन पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए और जुड़े रहिएगा मेरे साथ।